नमस्कार दोस्तों। मैं समझता हूँ कि टोल टैक्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी आप में से सभी लोगों को होगी। हाईवेज पर जगह जगह टोल बैरियर्स लगा के वहाँ से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों से टोल टैक्स वसूला जाता है और सरकार के अनुसार इस टैक्स से वसूले गए पैसों का इस्तेमाल हाईवेज के निर्माण में और हाईवेज की मेंटेनेंस में किया जाता है। सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में टोल टैक्स वसूलने का काम काफ़ी तेज़ी से लगातार आगे बढ़ता चला गया है। 2019-20 का आंकड़ा भारतीय केंद्र सरकार का यह कहता है कि इस 2019-20 के सेशन में करीब 26,000 करोड़ से ज़्यादा का टोल टैक्स पूरे देश भर से वसूला गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि 2021 के खत्म होते होते ये जो आंकड़ा है टोल टैक्स वसूलने का, ये 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और उनका यह भी कहना है कि अगले 4-5 साल के अंदर उनका टारगेट है कि 1,34,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स पूरे भारत देश की सड़कों से, भारत देश के हाईवे से वसूल लिया जाए। टोल टैक्स को तेजी से वसूलने के लिए फास्टैग जैसी युक्तियां, फास्टैग जैसी टेक्निक्स आजमाई गई हैं और आप में से तमाम लोग जो हाईवे से होकर इस दौरान गुजरे होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि अब फास्टैग आपको अपनी गाड़ी के शीशे पर लगाना बेहद ज़रूरी हो गया है। नितिन गडकरी का तो ये भी कहना है कि अगले 2-3 सालों के अंदर अब जीपीएस सिस्टम आने वाला है। मतलब हर गाड़ी में एक जीपीएस चिप लगी होगी और इस जीपीएस चिप के ज़रिए जैसे ही आप हाईवेज पर आएंगे आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और तुरंत ये जो टोल का जो मीटर है वो वहाँ से घूमना चालू हो जाएगा और जब आप हाईवे को छोड़ देंगे, आप उतर जाएंगे किसी दूसरी सड़क पर, तो तुरंत ही यहाँ से ये मीटर रुक जाएगा और जितना पैसा आपका बनता है सड़क पर चलने का, टैक्स का, टोल टैक्स का, वो सारा आपके बैंक अकाउंट में से वहीं के वहीं कट जाएगा। अब टोल बैरियर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, टोल पर तमाम जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी सरकार जब हमें इस तरह के अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताती है तो हम कई बार बड़े मेस्मराइज्ड होते हैं, खुश होते हैं, चकित होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सरकार डेवलप कर रही है, लेकिन हम ये सवाल नहीं करते हैं कि हमारी सरकार के डेवलपमेंट में हमारा कितना डेवलपमेंट छुपा हुआ है। ये जानने के लिए कि टोल टैक्स वसूलने के बाद में हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हाईवेज पर सरकार ने क्या किया है, मैं मथुरा से आगरा की तरफ निकला, महुवन टोल बैरियर तक गया और मैंने जो हालात देखे वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मैंने देखा कि हाईवे पर जगह जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना पानी भरा हुआ था जितना कि शहर की किसी पिछड़ी पुरानी बस्ती की किसी बहुत पतली सी गली में नालियों का पानी भर जाता है, वैसा पानी बारिश के समय में हाईवे पे भरा हुआ था। हालांकि जिस समय मैं इस हाईवे से गुजर रहा था तब बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और जगह जगह वाहनों को इस पानी में से होकर निकलने में बहुत डर महसूस हो रहा था। वाहन चालकों को बहुत डर महसूस हो रहा था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ जहाँ तीखे कर्व्स भी थे, बड़े बड़े मोड़ भी थे, वहाँ पर भी जब ये पानी भरा होता है तो वाहनों को इस पानी से अपने आप को बचाते हुए निकलना पड़ता है और इसके चक्कर में कई बार एक्सीडेंट होने की बड़ी संभावना बनी रहती है। अच्छा, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ से बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। मतलब पानी जो है वो सड़क को ख़राब करता है और गड्ढे हो जाते हैं। जब गड्ढे हो जाते हैं तो इन गड्ढों में से होकर निकलने वाले जो वाहन हैं वो डिसबैलेंस तो होते ही हैं, उनके एक्सीडेंट की संभावना तो बनी ही रहती है, लेकिन साथ ही साथ वो इन गड्ढों में से बहुत सारी जो गिट्टी होती है, छोटे छोटे जो दाने होते हैं कंकड़ों के, पत्थरों के, उनको भी अपने टायरों के साथ आगे तक घसीटते हुए ले जाते हैं। और ये दाने, ये कंक्रीट जब सड़क पर जगह जगह भरी रहती है, फैली रहती है, तो उस पर खासकर जो छोटे छोटे वाहन होते हैं, दोपहिया वाहन होते हैं, उनके फिसलने का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। सड़कों पर ये पानी आता कहाँ से है? दरअसल हाईवेज के दोनों तरफ में बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं और इस पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया गया था, लेकिन इन नालों में भयानक गंदगी भरी हुई है। ये ब्लॉक हो रखे हैं, इसलिए हाईवे का पानी इन नालों में नहीं जाता है, बल्कि वो हाईवे पर ही भरा रहता है। हाईवे पर तो पानी भरा ही हुआ था। मैंने तो ये भी देखा कि टोल बैरियर जो था, महुवन टोल बैरियर जो था, वहाँ पर भी इतना पानी भरा हुआ था कि जो दोपहिया वाहन थे, स्कूटर्स थे, मोटरसाइकिल्स थे, उनके पहिए पूरे पूरे डूब रहे थे पानी में। ये तो तब का हाल था जबकि बारिश नहीं हो रही थी। अगर बारिश हो रही होती तो क्या हाल होता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई जगह जो अंडरपास बने हुए हैं, उन अंडरपासेस के भी अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना पानी कि इंसान एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाना चाहे
तो शायद उसकी गाड़ी, उसका स्कूटर, उसका मोटरसाइकिल बंद ही हो जाए। स्थानीय लोगों से पता करने पर मालूम हुआ कि इन इलाकों में बहुत बार लूट भी होती है। मतलब बहुत सारे लोग, खासकर कोविड काल में जब से बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, तब से तो लूट की घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके लिए रोकने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर है नहीं। तो मालूम यह हुआ कि हाईवे से गुजरने वाले तमाम नागरिकों की, आम नागरिकों की सुरक्षा की और उनकी सहूलियत की प्रायोरिटी भारत सरकार की लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं है, बल्कि नंबर 1 पर किसी और की प्रायोरिटी है, किसी और की चिंता है। और वो और कौन है? दरअसल मुझे पता चला कि हाईवे से जो टोल हमारी सरकार वसूल करती है, उस टैक्स के पैसे को सरकार दे देती है बहुत सारे ठेकेदारों को। और ये ठेकेदार छोटे मोटे ठेकेदार नहीं होते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको सरकार हाईवेज़ को बनाने का और उनकी मेंटेनेंस का ठेका दे देती है। मथुरा से आगरा, मतलब दिल्ली से आगरा के बीच का जो राजमार्ग है, जो हाईवे है, उस हाईवे को 6 लेन बनाने की और उसकी मेंटेनेंस की जो ठेकेदारी थी, वो भारत सरकार ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रखी थी। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले साल ये जिम्मेदारी छोड़ दी और अपना काफ़ी सारा काम जो था वो क्यूब हाईवेज, जो सिंगापुर की एक कंपनी है, उसको दे दिया। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना ये ठेका क्यूब हाईवेज को क्यों बेचा? तो ये इसलिए बेचा क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6000 करोड़ रुपए का बैंकों का कर्ज था। और जब उसने ये ठेका क्यूब हाईवेज को बेच दिया तो उसे 3600 करोड़ रुपए के कर्ज से राहत मिल गई, वो उसका चुक गया। मतलब देखिए कितना बड़ा खेल होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में हमारे डेवलपमेंट के नाम पर। मतलब इन कंपनीज का मुनाफा ही हमारी सरकारों की प्रायोरिटी होती है। और डेफिनेटली इन सरकारों के जो मंत्री होते हैं उनका बहुत सारा जो कमीशन है वो भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे में से कहीं ना कहीं निकलता होगा। तो हमारी सुविधा, हमारी सुरक्षा बहुत पीछे है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा और कंपनियों के रिश्वत के जो पैसे हैं, रिश्वत की जो रकम है, वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। इसीलिए तो हमारी सरकार लगातार बड़ी तेज़ी से हमारी जेब से टोल टैक्स खींचने में लगी हुई है। अगर कोई मोदी सरकार और मनमोहन सिंह सरकार के बीच का डिफरेंस जानना चाहे तो इस टोल टैक्स वाले उदाहरण से ही समझ सकता है कि मनमोहन सिंह के ज़माने में जिस काम को किया जा रहा था उसी काम को ज़्यादा तेज़ी के साथ मोदी सरकार कर रही है। बस और कोई फ़र्क नहीं है, स्पीड का फ़र्क है केवल। अगर ये कंपनियां बीच में ना हो तो क्या होगा? इनको जो मुनाफा जाता है वो दरअसल हमारी जेब से ही तो निकलता है। तो अगर ये कंपनियों का खेल बीच में ना हो तो निश्चित तौर पर टोल टैक्स की रकम कम होगी, अमाउंट कम होगा और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हमको आपको होगा। लेकिन पूंजीवादी सिस्टम में, पूंजीवादी व्यवस्था में इन कंपनियों के झोल से हमें मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद में सबसे बड़ी चीज़ है मुनाफा। सबसे बड़ा उद्देश्य है मुनाफा। हर व्यक्ति मुनाफा कमाना चाहता है और जिसके पास पहले से ही ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत, ज़्यादा संपत्ति होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की जो रेस है उसमें सबसे अव्वल आ सकता है आसानी के साथ में। इसलिए करना तो ये होगा कि अगर हमारी सुविधा, हमारी सुरक्षा को ही प्रायोरिटी देनी है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसे देनी है, तो इसका तरीका है समाजवाद। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हाईवे बनाने जैसे जो बड़े बड़े काम हैं वो सरकार के ही हैंडओवर हो जाएं, सरकार के ही अधीन आ जाएं पूरी तरीके से। हाईवे बनाने में जितनी बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं उन मशीनों को बनाने का काम भी जो है वो निजी हाथों से निकलकर सरकार के हाथों में आ जाए। समाजवाद कुछ इस तरह का सिस्टम है। और जब इस तरह की व्यवस्था में जीने की हमारे समाज को आदत हो जाए तो धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था में हम प्रवेश कर जाएं जहाँ पर निजी संपत्ति कमाने का कोई जरिया ही ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और उस अवस्था को, उस समाज को कहा जाएगा कम्युनिज्म, यानी साम्यवादी व्यवस्था। ये व्यवस्था कैसे आ सकती है? हमारा और आपका लाभ ही, हमारा और आपका हित ही सर्वोपरि कैसे हो सकता है? इसको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आमतौर पर तमाम वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी स्क्रीन पर आपके सामने जो 2 वीडियोस के लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको इसे समझने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोस बनाता रहूँगा। आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी समझ है, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए। शुक्रिया।